स्टूडेंट्स, आज हम टू बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन की बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यवसायिक अर्थशास्त्र की यूनिट 5th स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ कास्ट, जिसमें पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट अथवा कास्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसे हम लागत की अवधारणा भी कहते हैं। पहले ओवरव्यू में आपको बता दूं कि लागत आखिरकार है क्या। उत्पादन के दृष्टिकोण से लागत एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। उत्पादक को उत्पादन करने से पूर्व उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करना पड़ता है। उत्पत्ति के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस को उत्पादक क्रमशः लगान, ब्याज, मजदूरी एवं लाभ देकर अपने उत्पादन के क्षेत्र में आकर्षित करता है। उत्पत्ति के साधनों की कीमतें तथा स्वयं उत्पादन की उद्यमशीलता उत्पत्ति की लागत पर प्रभाव डालती है। उत्पत्ति के साधन एवं उत्पादन दोनों का संबंध अटूट है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को एक निश्चित सहयोग में मिलाए बिना उत्पादन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का अपना अलग मूल्य होता है तथा एक उत्पत्ति के साधन से दूसरे उत्पत्ति के साधन को एक सीमा तक प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। उत्पत्ति के साधनों में महंगे साधनों का प्रयोग निश्चित रूप से कुल उत्पादन लागत को बढ़ाएगा। साथ ही साथ सस्ते उत्पत्ति के साधन से उत्पादित की जा रही वस्तु की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम होगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले समस्त उत्पत्ति के साधनों को दिया जाने वाला भुगतान ही उत्पादन लागत होती है। तो when a firm starts producing goods, it has to pay the price for the factor employed for the production. जब भी कोई फर्म किसी प्रोडक्ट को या किसी प्रोडक्ट का उत्पादन शुरू करती है तो उसे उत्पादन के लिए निश्चित कारकों की एक प्राइस चुकानी पड़ती है। These factors include wages to workers employed, prices for the raw materials, fuel and power used, rent for the building he hires and interest on the money borrowed by doing business. इन कारकों में नियोजित श्रमिक के लिए मजदूरी, कच्चा माल के लिए मूल, ईंधन और बिजली का प्रयोग किया जाता है। जिस बिल्डिंग को वह किराए पर लेते हैं और व्यवसाय करने के लिए रेंट उधार ली गई राशि के ब्याज तथा आदि लेखांकन कास्ट की लागतें जो लागत में शामिल होती हैं
Hence, accounting cost are these costs which are included in the cost of production. और ये सभी कास्टें प्रोडक्शन पर शामिल होती हैं. Hence, accounting costs take care of all payments and charges that the firm makes to suppliers of different productive factors. लेखांकन लागत सभी भुगतानों और शुल्कों पर ध्यान रखती है जो फर्म के विभिन्न उत्पादक कारकों के आपूर्तिकर्ताओं को बनाती है. मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं. आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप देखते होंगे उस प्रोडक्ट में लिखी रहती है एमआरपी, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस. तो आपको क्या लगता है, किसी प्रोडक्ट की एमआरपी लिखी होनी ही उसकी कीमत है? एमआरपी का मतलब होता है कि दुनिया का कोई भी बाजार किसी भी वस्तु को एमआरपी के ऊपर नहीं बेच सकता. अगर उसमें 10 रुपए एमआरपी लिखी है तो 10 रुपए के नीचे ही प्रोडक्ट को बिकना होगा या बिकेगा. यह कानूनी तौर पर जुर्म है अगर 10 रुपए के ऊपर उसको बेचा जा रहा है. तो जो एमआरपी है, उस एमआरपी में जो उपयुक्त चीजें मैंने बताई हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं, तब उसकी एमआरपी, उसमें एडवर्टीजमेंट तक कास्ट रहती है, उसमें बीच में जो कमीशन होता है वो कास्ट, सब सारी जो साइलेंट कास्टें होती है जो इसमें नहीं दर्शाई गई वो तक उसके अंदर इंक्लूड होती हैं और वो जाकर कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते पूरी वसूल कर ले जाती है. अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, कास्ट इज द, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अनुसार कास्ट की परिभाषा उन्होंने क्या दिया है? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नेशनल, वास्तविक भी हो सकती है और उल्लेखनीय भी हो सकती है. जैसे मैं बोला ना कि अभी जब एमआरपी की बात आई तो कुछ प्राइसें क्या होती हैं, सामने होती हैं और कुछ साइड से होती हैं, जिनको हम साइलेंट भी कहते हैं. इनकर्ड आर ऑन आर एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी. लागत एक निश्चित चीज या गतिविधि के लिए या उसके लायक होने वाले व्यय की राशि है. वो राशि वास्तविक भी हो सकती है और उल्लेखनीय भी हो सकती है. इसी तरह अकॉर्डिंग टू एंथनी एंड बिल्सेच, मतलब एंथोनी और बिल्स के अनुसार लागत की कास्ट है, कास्ट की परिभाषा है. कास्ट इज ए मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर सम पर्पज. लागत कुछ उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाले संसाधनों की मात्रा के मौद्रिक संदर्भ का एक मेजरमेंट है या माप है. कास्ट हैज बीन डिफाइंड बाय द कमेटी ऑन कास्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, मतलब लागत को अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की शब्दावली में भी इसको परिभाषित किया गया है. जैसे द foregoing in monetary terms incurred or potential to be incurred in the realization of the objective of management, which may be manufacturing of a product or rendering of a service. मौद्रिक शब्दों में पूर्वगामी या संभावित रूप से प्रबंधन के उद्देश्य की प्राप्ति में किया जा सकता है जो किसी उत्पाद का निर्माण या किसी सेवा का प्रतिपादन हो सकते हैं. अब लागत की अवधारणा क्या है, मतलब उसको हम इकोनॉमिक रूप में, अब लागत की अवधारणा क्या है, व्यवसायिक रूप में लागत क्या है? तो पहला है द नॉर्मल रिटर्न ऑन द मनी दैट द बिजनेसमैन इन्वेस्ट इन हिज ओन बिजनेस. कोई भी बिजनेसमैन जब किसी बिजनेस की स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, तो उसका एकमात्र ही उद्देश्य होता है कि जो पैसा वो बिजनेस में लगाया हो उस पैसे को किस तरह से रिटर्न लिया जाए, ये पहला उद्देश्य होता है. दूसरा, द सैलरी नॉट पेड टू द एंटरप्रेन्योर बट कुड हैव बीन अर्नड इफ द सर्विस वुड हैव बीन सोल्ड एल्सवेयर. कोई भी एंटरप्रेन्योर, उद्यमी को वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, लेकिन उसकी सेवाओं को यदि वो कहीं और बेचता, अपनी सेवाएं कहीं और देता, तो उसके बदले में उसको अर्न होता.
तो उसके बदले में उसको क्या चाहिए, इतना मुनाफा चाहिए कि उसकी सैलरी भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ए रिवार्ड फॉर ऑल फैक्टर ओन्ड बाय द बिजनेसमैन एंड यूज्ड इन हिज ओन बिजनेस। कोई भी व्यवसायी है वो सभी फैक्टर्स को एक इनाम के तौर पर अपने व्यवसाय पर क्या करता है, डेडिकेट हो जाता है, समर्पित होता है। वो अपने बिजनेस में इस तरह से कार्य करता है जैसे एक आम एम्प्लॉय करता है, और इस दौरान वो अपने आप को भी ये प्रिपेयर करता है, इस लायक प्रिपेयर करता है कि वो एज ए बिजनेसमैन काम नहीं कर रहा बल्कि एज ए एम्प्लॉय कार्य कर रहा है। अब कास्ट अवधारणा के कुछ प्रकार हैं। देखिए विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, कास्ट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ कास्ट कॉन्सेप्ट, नॉट टाइप्स ऑफ कास्ट। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कास्ट कॉन्सेप्ट और कास्ट दोनों, कास्ट की अवधारणा और कास्ट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ कास्ट कॉन्सेप्ट मीन्स लागत अवधारणा के प्रकार। क्या क्या लागत अवधारणा हो सकती है, उनके प्रकार। कास्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजरियल डिसीजन स्पेशली व्हेन ए सिलेक्शन बिटवीन अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड। जो मूल्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किसी भी मैनेजरियल डिसीजन का मतलब क्या होता है, प्रबंधकीय निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इट हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ देयर क्वांटिटेटिव वैल्यू। मतलब ये अब अल्टरनेटिव अलग अलग होती है, कोई जरूरी नहीं कि एक टाइप की कास्ट हो। फॉलोइंग आर वेरियस टाइप्स ऑफ कास्ट कॉन्सेप्ट। कास्ट लागत की अवधारणा के कई प्रकार हैं। पहला है फ्यूचर एंड पास्ट कास्ट। इसे भविष्य और भूत की लागत, भूत मीन्स अतीत मतलब बीता हुआ की लागत भी कहते हैं। दूसरा इंक्रीमेंटल एंड संक कास्ट। मतलब इंक्रीमेंटल का मतलब होता है, यहां पर ये थोड़ी सी गलत है, भविष्य और अतीत की लागत जैसे सेम लाइक, लेकिन इंक्रीमेंटल एंड संक कास्ट का मतलब होता है जिसको हम बढ़ा रहे हैं और जिसको हम संक कर रहे हैं, वो कास्ट। तीसरा है आउट ऑफ पॉकेट एंड बुक कास्ट। चौथा है रिप्लेसमेंट एंड हिस्टोरिकल कास्ट, प्रतिस्थापन और ऐतिहासिक लागत। पांचवा है एक्सप्लिसिट कास्ट एंड इम्प्लिसिट कास्ट, स्पष्ट लागत और निहित लागत। छठवां है एक्चुअल कास्ट एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट, वास्तविक लागत और अवसर लागत। सातवां है डायरेक्ट कास्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। अब इन्हीं सातों प्रकार की लागत को, कास्ट कॉन्सेप्ट के प्रकार को हम लोग अलग अलग डिस्कशन करने चल रहे हैं। फ्यूचर एंड पास्ट कास्ट। फ्यूचर कास्ट आर दोज कास्ट दैट आर लाइकली टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर पीरियड। मतलब ऐसी कास्ट जिस कास्ट को हम भविष्य में रखना चाहते हैं। सिंस द फ्यूचर इज अनसर्टेन दीज कास्ट हैव टू बी एस्टिमेटेड एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू एब्सोल्यूट करेक्ट फिगर। चूंकि भविष्य अनिश्चित होता है, लेकिन हम जो कास्ट का अनुमान लगा रहे हैं वो पूर्ण या सही आंकड़े होंगे इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। भाई फ्यूचर हमने देखा नहीं, फ्यूचर हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, अब होना ना होना वो डिपेंड करता है हमारे कार्य पर। फ्यूचर कास्ट कैन बी वेल प्लान्ड इफ द फ्यूचर कास्ट आर कंसीडर्ड टू हाई। मतलब फ्यूचर कास्ट को हमें बहुत बेहतर और प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हम अपने दिए हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में सहज हो सके। मैनेजमेंट कैन आइदर प्लान टू रिड्यूस फ्रॉम और फाइंड आउट वेज टू मीट देम। यदि भविष्य की लागतों को अधिक माना जाए तो प्रबंधन उन्हें कम करने की योजना भी बना सकता है या उससे मिलने के तरीकों का पता भी लगा सकता है। फ्यूचर कास्ट आर रिलेवेंट सच एज, जो फ्यूचर की कास्ट है उससे रिलेटेड क्या क्या होते हैं, अप्रेजल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट, कास्ट कंट्रोल, डिसीजन एंड एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम। जो फ्यूचर की लागत होती है वो कौन कौन सी हो सकती है, मूल्यांकन हो सकता है, पूंजीगत व्यय हो सकता है, नए प्रोडक्ट की शुरुआत हो सकती है, भविष्य के लाभ और हानि के बयान का अनुमान हो सकता है, लागत नियंत्रण, निर्णय और विस्तार के कार्यक्रम भी
हो सकते हैं। इसी में जो पास्ट कास्ट है, पास्ट कास्ट मीन्स अतीत या भूत की लागत, आर एक्चुअल कास्ट विच were incurred on the past and they are documented essentially for record keeping activity। जो अतीत की लागतें होती हैं उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाता है और उन्हें अनिवार्य रूप से प्रलेखित इसलिए किया जाता है ताकि हम जब फ्यूचर की कोई भी डिसीजन लेने बैठे तो भविष्य से हमें उससे सबक पास्ट से हमें सबक मिल सके। दीज कास्ट कैन बी ऑब्जर्व एंड इवेल्युएटेड। Past costs serve as the basic for projecting future cost, but if they are regarded high, management can indulge in check to find out the factor responsible without being able to do anything about reducing them। अतीत की लागत भविष्य की लागत को पेश करने के आधार के रूप में काम करती हैं, लेकिन अगर उन्हें उच्च माना जाता है तो प्रबंधन उन्हें कम करने के बारे में कुछ भी करने में सक्षम होने के बिना जिम्मेदार कारकों का पता लगाने के लिए जांच में लिप्त हो सकता है। मींस भविष्य में भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भविष्य में हमारी कास्ट थी हो सकता है वो ज्यादा रही हो और हमें फ्यूचर में उसको कम करना पड़े। तो ये डिपेंड करता है, मैनेजरियल जो मैनेजर होते हैं वो अपने हिसाब से उस लागत को टॉप लेवल हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल एंड sunk cost। Incremental costs are defined as the change in overall cost that result from particular decision being made, change in product line, change in output level, change in distribution channel are some examples of incremental cost। मतलब जो वृद्धिशील इंक्रीमेंटल कास्ट को समग्र लागतों के परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष निर्णय लिया जाता है। उत्पाद लाइन में परिवर्तन, आउटपुट स्तर में परिवर्तन, वितरण चैनलों में परिवर्तन वृद्धिशील लागत के कुछ उदाहरण हैं। इंक्रीमेंटल कास्ट में इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट। इन द शॉर्ट पीरियड इंक्रीमेंटल कास्ट विल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कास्ट फॉर एडिशनल लेबर, एडिशनल रॉ मटेरियल्स, पावर, फ्यूल etc। वृद्धिशील लागतों में निश्चित और परिवर्तनीय लागत दोनों शामिल हो सकते हैं। छोटी अवधि में वृद्धिशील लागत में परिवर्तन लागत, अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त कच्चे माल, बिजली, ईंधन आदि की लागत शामिल होगी। अब इसको एक एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूं। क्या होता है, जैसे कभी कभी हम प्रोडक्ट बना रहे, अचानक से कोई त्योहार आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनाना पड़ता है। तो जब हमें प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में बनाना पड़ेगा तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक लेबर, अधिक कच्चे माल और अधिक ईंधन, बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी इन्हीं कास्ट को हम लोग इंक्रीमेंटल कास्ट के नाम से जानते हैं। सेकंड है संक कास्ट, मतलब इसी में संक कास्ट इज द वन विच द नॉट अल्टर्ड बाय ए चेंज इन द लेवल और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इट विल रिमेन द सेम irrespective of activity level। Sunk costs are the expenditures that have been made in the past or must be paid in the future as a part of contractual agreements। संक लागत वो है जो व्यवसायिक गतिविधियों के स्तर प्रकृति में बदलाव से बदल नहीं सकती, यह गतिविधि स्तर के समान ही रहेगा। संक लागत वे व्यय है जो अतीत में किए गए हैं या भविष्य में अनुबंध के रूप में भुगतान किए जाने चाहिए। These costs are in relative of decision making as they do not vary with the change contemplated for future by the management। ये लागत निर्णय लेने के लिए अप्रासंगिक है क्योंकि वो प्रबंधन द्वारा भविष्य के लिए किए गए परिवर्तनों के साथ भिन्न नहीं होती है। आउट ऑफ पॉकेट एंड बुक कास्ट। आउट ऑफ पॉकेट कास्ट आर दोज दैट इन्वॉल्व इमीडिएट पेमेंट्स टू आउटसाइडर एज अपोज टू बुक कास्ट that do not require current cash expense। आउट ऑफ पॉकेट्स का मतलब है ऐसी लागतें जो हमें तत्काल करना पड़ता है। जैसे हमने कोई कच्चा माल मंगाया तो कच्चे माल की कीमत तो हम बाद भी आज नहीं है, हम कल आपको दे देंगे, लेकिन सपोज दैट हमको रोल मंगाना है, हमको किसी ऐसे प्रोडक्ट को मंगाना है जिसको पहली बार मंगाना है, तो ऐसे पेमेंट्स को हम लोग आउट ऑफ पॉकेट के नाम से भी जानते हैं। जिन्हें wages and salary paid to employee are out of pocket cost while salary of the owner managers if not paid is book cost। कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन
और वेतन जेब के बाहर के खर्च के बाहर है, जबकि मालिक के प्रबंधन का वेतन यदि भुगतान नहीं किया गया तो यह एक पुस्तक लागत है, क्योंकि कौन है ऑनर, कौन है, वो खुद ही अपना वेतन ले लेगा, जबकि आपको अन्य को पेमेंट देना पड़ेगा, मजदूरों को। द इंटरेस्ट कास्ट ऑफ ऑनर ऑन फंड, द depreciation cost are other example of book cost. Book cost can be converted into out of pocket cost by selling assets and leasing them back from the buyer. मालिक की अपनी निधि और मूल्यह्रास लागत की ब्याज लागत पुस्तक लागत के अन्य उदाहरण है, पर संपत्तियों को बेचकर उन्हें खरीदार से वापस किराए पर लेकर बुक की लागत को पॉकेट में परिवर्तन किया जा सकता है। मीन्स कोई भी मेरे पास मशीन नहीं है, चूंकि मेरे पैसे की प्रॉब्लम है, मैंने उसको गान रख दिया, फिर मैंने क्या कि उसी से उसको उधार मतलब कुछ पैसे दे, भैया मैं आपको इतना पैसा देता जाऊंगा, आप मुझे काम करने के लिए, तो ये क्या है, बुक कास्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट एंड हिस्टोरिकल कास्ट, प्रतिस्थापन और ऐतिहासिक लागत। हिस्टोरिकल कास्ट ऑफ एसेट्स स्टेट द कास्ट ऑफ प्लांट, equipment and materials at the price paid originally for them, while the replacement cost states the cost that the firm would have to incur if it wants to replace or acquire the same assets now. किसी परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत संयंत्र, उपकरण और सामग्रियों की कीमत मूल रूप से उनके लिए भुगतान की गई कीमत पर बताती है, जबकि प्रतिस्थापन लागत को बताती है कि फर्म को उस संपत्ति को बदलना या हासिल करना चाहते हैं। जैसे इफ द प्राइस ऑफ ब्रॉन्ज एट ए टाइम ऑफ परचेस इन 1973 वाज ₹18 पर केजी, मतलब हमने 1973 में ब्रॉन्ज खरीदा, तांबा खरीदा जो 18 रुपए पर किलो था। इफ द प्रेजेंट प्राइस इज 21 पर केजी, मतलब आज की डेट में जो प्राइस है कितनी है, 21 रुपए पर किलो। द ओरिजिनल कास्ट ऑफ 18 इज द हिस्टोरिकल कास्ट वाइल 21 इज द रिप्लेसमेंट कास्ट। मतलब भाई अगर मैंने जब वो खरीदा 18 रुपए तो वो क्या है, ऐतिहासिक लागत है, पुरानी लागत 73 की, और आज 21 है, ये है रिप्लेसमेंट। मतलब अगर बेचना चाहो तो मुझको 3 रुपए पर किलो का प्रतिस्थापन मिलेगा, रिप्लेसमेंट मिलेगा। इस एक्सप्लिसिट कास्ट एंड इम्प्लिसिट कास्ट, स्पष्ट लागत और निहित लागत। एक्सप्लिसिट कास्ट आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर एक्चुअली पेड बाय द फर्म, मतलब स्पष्ट लागतें वे लागत हैं जो वास्तव में फर्म द्वारा भुगतान की जाती हैं। दीज कास्ट अपीयर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म, और ये लागत ऑर्गेनाइजेशन के लेखांकन रिकॉर्ड में दर्शाई जाती हैं। ऑन द अदर हैंड इम्प्लिसिट कास्ट आर theoretical cost in the sense that they go unrecognized by the accounting system. दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी लागत इस अर्थ में सैद्धांतिक लागत है कि वो लेखांकन प्रणाली द्वारा अपरिचित है। मीन जिनको ऐसी लागतें जिनको हम क्या करते हैं, लेखांकन रिकॉर्ड में नहीं दिखाते हैं। अब एक्चुअल कास्ट एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट, वास्तविक लागत और अवसर लागत। एक्चुअल कास्ट मीन्स द एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred of producing a good or service. वास्तविक कास्ट एक ऐसी सर्विस है जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए वास्तविक रूप से व्यय की गई है। These costs are the costs that are generally recorded in an account book, और ऐसी कास्ट को खाता बुक में दर्ज पहले से कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल वेजेस पेड, कास्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड, उदाहरण के लिए मजदूरी में किया गया भुगतान और सामग्री, कोई भी जो प्रोडक्ट मटेरियल खरीदा गया उसमें उसकी कीमत। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न इकोनॉमिक एनालिसिस। आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में अवसर लागत की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। द अपॉर्चुनिटी कास्ट आर द रिटर्न फ्रॉम द सेकंड बेस्ट यूजेस ऑफ फर्म रिसोर्सेस। अवसर लागत फर्म के संसाधनों के दूसरे सबसे अच्छे उपयोग से वापस होती है। विच द फर्म फॉरफिट्स इट अवेल इट्स रिटर्न फॉर द बेस्ट यूज ऑफ द, और जो फर्म को जब्त करना है ये संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग से इसकी वापसी का लाभ उठाता है। फॉर एग्जाम्पल ए फार्मर हु इज द प्रोड्यूसिंग व्हीट कैन आल्सो
पोटैटो विद द सेम फैक्टर। एक किसान है जो गेहूं भी पैदा कर रहा है और उन्हीं का फैक्टर के साथ आलू भी पैदा कर सकता है। जिन फैक्टर्स में वो गेहूं पैदा कर रहा है उसी फैक्टर्स में, फैक्टर्स का मतलब होता है लगने वाली चीजें, ठीक है। Therefore, the opportunity cost of the ton of wheat is the amount of the output of potato which he give up. इसलिए एक टन गेहूं की अपॉर्चुनिटी कास्ट आलू के उत्पादन की मात्रा है जिसे वो छोड़ देता है। मतलब दोनों का सेम रेट है तो एक ही रेट में दोनों को क्या करता है, बेच देता है। इसको कहते हैं एक्चुअल कास्ट एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट, क्योंकि आलू में लागत ज्यादा लगती है, गेहूं में लागत कम लगती है, लेकिन गेहूं की लागत में वो आलू उगा रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी कास्ट हो गई और एक हो गई एक्चुअल कास्ट। डायरेक्ट कास्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। देयर आर सम कास्ट विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स फॉर ए गिवन प्रोडक्ट। कुछ लागतें ऐसी होती हैं जिन्हें सीधे किसी दिए गए उत्पाद के लिए एक इकाई के उत्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दीज कास्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट, इन लागत को हम लोग प्रत्यक्ष लागत कहते हैं। कास्ट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड कैरेटी एट्रीब्यूट टू द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट कास्ट। ऐसी लागतें जो उनसे अलग नहीं की जा सकती है और स्पष्ट रूप से उत्पादन की व्यक्तिगत इकाइयों के लिए जिम्मेदार है, उन्हें अप्रत्यक्ष लागतों के रूप में वर्गीकृत किया गया। मींस डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट का मतलब है ऐसी कास्ट जो डायरेक्ट हम उसमें एक्सपेंड कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब हम जिन कास्ट के बिना काम नहीं कर सकते लेकिन लगना उनको मजबूरी है, उनको लगना जरूरी है, वो इनडायरेक्ट कास्ट कहलाती है। धन्यवाद। ये था आज आपका टॉपिक जिसे हम लोगों ने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट। और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस क्लास में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इस यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे।